हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। डे 20th आ गया हमारा प्री पार विद प्री पैर का। तो ज्योग्राफी का फाइनल डे है आज आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है ज्योग्राफी का। आई होप आपने चीज़ें रिवाइज कर ली होंगी या फिर एक बार पढ़ तो ली ही होंगी। एंड जो आपका बैकलॉग होगा आई थिंक यू शुड बी ओवर इट नाउ। ठीक है जी। तो टारगेट टेस्ट हमारा जीएसटी टेस्ट 1 है, एनसीईआरटी क्लास 11 की इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी का। आज हम 5th 6th एंड 7th चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से जो रिलेटेड है नेचुरल वेजिटेशन में। तो इसमें जो वेजिटेशन वाला मैप गिवन है बुक में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी। जितने मैप्स आप अपनी आंखों के आगे से गुजार देंगे उतने ही आपको चीज़ें रिकॉल करने में आसानी होगी, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि पिक्टोग्राफिक मेमोरी थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रिटेन रहती हैं। एनीवे आगे चीज़ है इसमें क्या, सोशल फॉरेस्ट्री क्या है ये आपको देखना है दोस्तों, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड इवन इसके बाद फार्म फॉरेस्ट्री, ये क्या नई चीज़ है ये भी आपको पता होनी चाहिए, फार्म फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। एंड फिर इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स गिवन है इस चैप्टर में। तो जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं कौन सी स्टेट में लोकेटेड हैं एंड उनके कुछ जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, कुछ पेक्यूलियर फीचर किसी बायोस्फीयर रिजर्व का बताकर पूछा जाता है कि ये कौन सा रिजर्व है या नेशनल पार्क है, एनी हाउ। बट फिर भी जितनी हमारे पास एटलीस्ट सामने चीज़ें आ रही हैं उतना तो हम रिटेन करने की ट्राई करें ही करें, अदरवाइज़ तो इट्स अ टफ गेम। इसके बाद चैप्टर 6 की तरफ मूव करते हैं जो सॉइल से रिलेटेड है। तो इसमें हमें सॉइल्स की क्लासिफिकेशन देखनी है, ठीक है जी। एंड ऑल्सो कुछ टर्म्स गिवन हैं जैसे उर्वरा या फिर उसारा। तो ये चीज़ें क्या हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में है आई गेस। तो ऐसे जो भी इटैलिक टर्म आपको दिखे, उसमें इटैलिक्स में टर्म दिखे बेसिकली, तो उन सब चीज़ों को आप अलग से थोड़ा दिखते जाइए या फिर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये एनसीईआरटीज़ आर लाइफ लाइन। इनमें जो कुछ भी शब्द कहीं पर आ गया तो उसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं क्योंकि उसको पूछा जाए एग्ज़ाम में, ठीक है जी। तो इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हमने कर दी वेरियस सॉइल्स की, कौन से रीजन में भी मिलता है एंड उसके फीचर क्या हैं पर्टिकुलर जो भी सॉइल टाइप है, कि लेटराइट सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट हाई है एंड अलूवियल सॉइल में क्या चीज़ें हाई हैं या क्या लो हैं, किन में डेफिशिएंट है, विच आर अप्रोप्रिएट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ऐसी चीज़ें जो भी आएँ आप उनको लिखते जाइए एक जगह पर या फिर मार्क करते रहिए बुक में ही, ताकि जब आप दोबारा से रिवाइज़ करेंगे तब आपको चीज़ें आसानी से रिकॉल हो जाएं, ठीक है जी। तो तब दोबारा ढूंढना ना पड़े। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये वन टाइम एक मेहनत है जो आपको बार बार फ्रूट देती रहेगी। तो जो वेरियस सॉइल टाइप्स हैं उनके रीजन्स कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं इंडिया में, एंड उन पर वेजिटेशन कौन सी हो सकती है, ठीक है जी। एंड कौन से न्यूट्रिएंट्स में वो रिच हैं, किन में वो डेफिशिएंट हैं, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम मूव करते हैं आगे चैप्टर 7 की तरफ, जिसमें हमने नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें अर्थक्वेक जोन्स का एक मैप है, अर्थक्वेक जोन्स वो आपको देखने हैं। एंड अर्थक्वेक के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई रीसेंट जैसे प्रिडिक्शन के मामले में हम बोल दें कि कुछ डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजिकली, तो वो आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा कि अगर कुछ नया मिल जाए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो सबका इसमें ना मैप गिवन है हर डिज़ास्टर का, कि जो भी नेचुरल हैज़ार्ड हैं, सॉरी नॉट डिज़ास्टर, नेचुरल हैज़ार्ड्स का, कि इंडिया का कौन सा एरिया कौन से नेचुरल हैज़ार्ड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, ऐसे पूरा मैप कैटेगराइज करके दिया हुआ है। तो वो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको मतलब ऐसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, चीज़ें थोड़ी और क्लियरली समझ आ जाएंगी। आगे फ्लड्स हैं एंड फाइनली वी हैव ड्रॉट्स, ठीक है जी। तो ड्रॉट्स वाली अगर आपको चीज़, अब सपोजिटली मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि ड्रॉट्स का मैप आपको क्लियर होगा, तो कल को कोई आप आंसर लिखेंगे तो तब आपके जब आप रिकॉल करेंगे चीज़ों को तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ पे ड्रॉट का एंगल डाल दें अगर आपको किसी स्पेसिफिक रीजन के बारे में पता हो। तो यूपीएससी में यू नेवर नो कौन सी कहाँ पड़ी हुई चीज़ कहाँ पर काम आ जाए। तो दैट्स प्योरली अप टू यू कि आप चीज़ों को कैसे फ्रेम करके लिखेंगे। सो एनी हाउ, तो ये आपकी कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 चैप्टर्स पूरे हो गए हमारे। अब हम करते हैं थोड़ा रिवाइज जो कल आपने पढ़ा है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इज आर करेक्ट बेसिकली। तो पहली स्टेटमेंट आपकी, द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ अफेक्ट्स द जेट स्ट्रीम्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थोड़ी वेरिएशन होती है विच इज़ क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, उस वाले एयर के कॉलम में कुछ वेरिएशन होती है, तो क्या वो जेट स्ट्रीम्स को अफेक्ट करती है। एंड दूसरी स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग समर्स बाय द टाइम द ITCZ विच इज़ हाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विड्रॉज। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा आपको ईजी कर देता हूँ कि जब समर के टाइम पर जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जो कि एक हाई प्रेशर बेल्ट है, जब वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता है तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो विड्रॉ हो जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, आप पॉज कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज़ नन ऑफ द अबव। कैसे? क्योंकि जो वेरिएशन है टेम्परेचर में, अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करूं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ अगर कोई भी वेरिएशन होती रहती है तो वो जेट स्ट्रीम्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती। आई होप आपने ये डायरेक्ट लाइन पढ़ी होगी NCERT में, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है वो अपर एयर की सर्कुलेशन है, एंड जो ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लोजर टू द सरफेस वाली बात कर रहे हैं हम, अर्थ के सरफेस के क्लोजर, तो ये लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है, तो दीज आर नॉट इंटरकनेक्टेड डायरेक्टली। इसलिए नीचे जो भी कुछ होता रहे, जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो उनके ऊपर इनकी वेरिएशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सारी स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट फॉर दिस थिंग, ITCZ हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर एरिया है। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो बुक में, तो इक्वेटर के अराउंड मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब सन के रेज इंसिडेंट होते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई ITCZ कौन सा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बेसिकली है कहाँ, जब जहाँ पर बहुत सारी ऐसे एयर के कॉलम आकर मिल रहे हैं। तो अगर एयर कहीं और से आकर यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो ये हाई प्रेशर नहीं हो सकता, ये लो प्रेशर होएगा, क्योंकि जो एयर है उसकी टेंडेंसी है टू मूव फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है जी। तो ऐसे लंबी स्टेटमेंट्स में कुछ एक दो वर्ड स्प्रिंकल कर दिए जाते हैं ऐसे, जो कि टोटली स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं, एंड इसीलिए भावनाओं में ना बहकर पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। मिलते हैं कल एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।